और मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसे पढ़ने के बाद एक पल के लिए आपका मन निश्चित ही उद्विग्न हुआ होगा, जानने के लिए यह बेताब भी हुआ होगा कि ऐसी क्या घटना हुई है जिसके चलते हुए हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के ऊपर ग्रामीणों ने हमला किया। और वो ग्रामीण भी जो हैं वो बांग्लादेशी थे। बांग्लादेशियों के द्वारा हमारी फोर्सेस पर अटैक सुनने की यह खबर हमारे अंदर पेशेंस नहीं देती। हम सबके अंदर एक बहुत बड़ा लेवल तक अंदर से रिटेलिएशन की भावना लेके आती है कि अब बांग्लादेशी किसान हमारे जवानों पर हमले करेंगे। बस यही भावना है जिसके चलते मैं आपके ऊपर यह सेशन लेकर आया हूं, आपको बताने के लिए कि आप इस खबर को किस तरह से समझें। क्या है वो स्थिति भारतीय जवानों की जिसको आपको जानना जरूरी है, क्योंकि असल मायने में हमें यह लगता है कि बॉर्डर पर जो जवान हमने खड़े कर रखे हैं वो सारी तरह सुविधाओं से युक्त हैं और उन्हें सभी तरह के एक्शन लेने की आजादी है। क्या यह वास्तविकता है या फिर कोई और डिप्लोमेटिक बाध्यताएं हैं कि हमें ऐसी खबर पढ़नी पड़ रही हैं कि हमारे जवानों पर ग्रामीण हमला कर दें? अरे जिसके आगे दुश्मन नहीं टिकता, बम गोला बारूद लेकर के उस पर एक बांग्लादेशी ग्रामीण हमला कर दे, यह खबर जचती नहीं है। लेकिन हां, यह खबर लाने का विषय इसलिए है ताकि आपको यह पता चले कि हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं वो कितनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं हमारी सुरक्षा के लिए। हमारे देश के अंदर सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहे, इसके लिए वो किस लेवल के सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपको इसी सेशन के अंदर यह सारी विषय वस्तु चर्चा के अंदर लाने की, और आपको बताएंगे क्या है पूरी कहानी आज के सेशन की। आप सबसे गुजारिश है कि एक बार जल्दी से सेशन को सभी साथियों के साथ साझा कर दें और जानकारी प्राप्त करना शुरू करें। देखिए, आप यहां पर देख रहे हैं 2 बीएसएफ जवान इंजर्ड इन अटैक बाय बांग्लादेशी विलेजर अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर इन वेस्ट बंगाल। यह खबर ना जितनी आपको पढ़ने के बाद सरप्राइजिंग और शॉकिंग लग रही होगी कि यार हमने आज तक अपने जवानों के बारे में कभी यह नहीं सुना कि हमारे जवानों के किसी और ने मतलब इस तरह से झगड़े कर लिए हो, उन्हें इंजरी पहुंचा दी हो। हमारे जवान या तो शहीद होते हैं या सर कलम करके लाते हैं। यह स्थिति तो यार बिल्कुल ही अजब ही है, और यह अजब स्थिति है तो जानना जरूरी है। क्या कारण है कि हमारे जवान इस स्थिति के अंदर, ये सुर्खी के अंदर तो आ गए, लेकिन उन्होंने भारतीय कानून व्यवस्था के साथ और भारत सरकार के नियमों के साथ अपनी बाध्यता को जारी रखा, यानी कि उन्होंने कानून नहीं तोड़ा। आज के सेशन में आपको बहुत सी बातें पता चलेंगी, एक ऐसा सच पता चलेगा जो सामान्यतः कभी चर्चा में आता ही नहीं है। ठीक है, आप यहां पर कुछ सुर्खियां यहां देख लीजिए और आगे की जानकारी प्राप्त करना शुरू करिए। फिलहाल मैं आपको यह जानकारी दे दूं, जिस बांग्लादेश बॉर्डर की चर्चा हो रही है वो वेस्ट बंगाल के बॉर्डर की बात हो रही है, लेकिन बांग्लादेश से सटे हुए कुछ जगहों पर फिलहाल चुनाव की तारीखें भी चल रही हैं। ऐसी ही एक जगह है बांग्लादेश से सटी हुई त्रिपुरा, जहां पर एग्जिट पोल अभी आ रहे हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं इस साल 9 राज्यों के अंदर चुनाव प्रस्तावित हैं, और उन 9 राज्यों के अंदर कुछ नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य भी शामिल हैं, जिनके अंदर आप यहां पर नाम मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम का देख रहे हैं। इन सभी चीजों का आज की घटना पर कितना असर पड़ेगा, यह बात आपको जरूर सुननी चाहिए। साथियों, आपको ये तस्वीरें देख करके बहुत सी पिक्चर्स के अंदर इस तरह की तस्वीरें आपने देखी होंगी। आप में से बहुत से मेरे प्यारे साथी ऐसे होंगे जिन्होंने इन तस्वीरों से अपने आप को बहुत कनेक्ट किया होगा, ये महसूस करते हुए कि हमारे भाई यहां बॉर्डर पर खड़े होकर कैसे हमारी हिफाजत कर रहे हैं, जबकि बॉर्डर के जस्ट उस पार दुश्मन घूम रहा है। और ऐसी स्थिति में ये पूरी चाक चौबंद तरीके से अपनी जान को हथेली पर लेकर दुश्मन के सामने घूम रहे हैं। क्या आप जानते हैं, भारत की प्रत्येक सीमा, भारत जितने भी देशों के साथ सीमाएं साझा करता है, वहां पर सशस्त्र सीमा बल जो हैं या हमारी एक तरह से अर्धसैनिक जो बल हैं, उनके द्वारा फ्रंट लाइन का काम संभाला जाता है। आपको पता होना चाहिए हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो कि गृह मंत्रालय के अधीन आती हैं, उन्होंने देश के सभी बॉर्डर्स को लगभग अपने हाथ में संभाला हुआ है। यानी बॉर्डर पर जो सबसे फ्रंट लाइन में खड़े हुए जवान हैं, उनकी आज चर्चा होने जा रही है। और ये सेना के अंदर नहीं आते हैं, ये गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, यानी इनके जो अधिकारी होते हैं वो एनडीए सीडीएस के माध्यम से चुने हुए नहीं होते। इनके अधिकारी यूपीएससी के द्वारा असिस्टेंट कमांडेंट लेवल या आईपीएस लेवल के होते हैं,
हैं और वही इनके डिसीजन लेते हैं। और गृह मंत्रालय यानी इनके जो मंत्री हैं वो रक्षा मंत्री नहीं अपितु गृह मंत्री होते हैं। ये गृह मंत्रालय को सीधा रिपोर्ट करने वाली पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं ना, दैट इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ। इसका गठन ही पाकिस्तान से युद्ध के बाद 1965 में हुआ था और उसके बाद से ये पाकिस्तान की सीमा की ही सुरक्षा करती है। भारत की पाकिस्तान से सीमा 1965 के समय में पाकिस्तान से तो लगती ही थी, उस समय पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है उससे भी लगती थी। यही कारण है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस दैट इज बीएसएफ आज पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी है तो बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी है। क्यों? क्योंकि 1965 में उसे पाकिस्तान बॉर्डर की हिफाजत के लिए बनाया गया था और उस समय तक 1965 तक नहीं अपितु 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान एक ही होता था। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना और उस बांग्लादेश की भी आज जो सुरक्षा बॉर्डर की है वो हमारी इसी बीएसएफ के पास है। तो आज जिस बीएसएफ की हम चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में सुनकर आपका सीना गर्व से ऊंचा हो जाएगा और आपको समझ में आएगा कि साहब हम किस बारे में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले एक और खुशखबरी मैं आपसे साझा कर दूं, क्योंकि आप सबके उत्साह, आप सबके साथ प्यार और स्नेह से मैंने हमारा जो दूसरा YouTube चैनल है दैट इज RNA बाई अंकित अवस्थी सर, वहां पर एक सेशन शुरू किया है सुबह मेरे उन प्यारे साथियों के लिए जिन्होंने पढ़ाई की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है। और उनके लिए आज एकेडमिक पर्पज से पहला ही सेशन 1 घंटे 41 मिनट का गया है। मैं आप सभी का बहुत हृदय की असीम गहराइयों से कृतार्थ हूं कि आपने इतना अपार समर्थन मुझे यहां दिया है। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मेरे इतने साथी मुझे यहां देखने आ जाएंगे, क्योंकि एकेडमिक नॉलेज को मैं मानता हूं 1,50,000 लोग ही सुनते हैं और ऐसी स्थिति में आज मैं ये नंबर 2 लाख के पार देख रहा हूं। मैं बहुत हृदय की गहराइयों से आप लोगों के सामने समर्पण भाव से प्रेरित होकर खड़ा हूं। मेरे प्यारे साथियों, यह सेशन मंडे टू फ्राइडे चलेगा। आज से हमने यह सेशन शुरू कर दिया है। आने वाले समय में इस सेशन को हम 9 बजे से 8:30, 8:30 से 8, 8:30 अपने हिसाब से मैं थोड़ा धीरे धीरे आपको टाइम से नजदीक लेता हुआ आऊंगा ताकि आपका भी समय सुबह का अच्छे से उपयोग में आ जाए। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है जाकर इस सेशन को देख लें, ठीक है। हम आज से जिस चर्चा में आपके साथ हैं वो है इंटरनेशनल बॉर्डर, जो बांग्लादेश बॉर्डर है वहां पर हमारे बीएसएफ के जवानों के साथ 100 बांग्लादेशी ग्रामीणों और बदमाशों ने हमला किया है, जिसके बाद हमारे जवानों को चोट आई है और इस चोट की जानकारी बीएसएफ के द्वारा दी गई है और इन चोट की तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। और जब जानकारी आपको दिखा रहे हैं तब उसी समय इसी बांग्लादेश बॉर्डर पर खड़ी बीएसएफ के द्वारा एक और ट्वीट आपको दिखाते हैं, जिससे आपको एक और मैसेज पैरेलली समझ में आ जाएगा। और वो क्या है, इधर देखिए 26 फरवरी 2023 की अपडेट। दोबारा देखिए 26 फरवरी 2023 की छपी हुई बीएसएफ साउथ बंगाल कोलकाता के ट्विटर हैंडल से 2 खबरें छपती हैं। एक खबर छपती है कि 2 ब्रेव जवान ऑफ हमारे जो ये बीओपी निर्मलचर बीएसएफ सदर्न बंगाल है उनको सीवियर इंजरी हुई है। और उसी के द्वारा बीएसएफ साउथ बंगाल कोलकाता के द्वारा एक और खबर दी जाती है और उसके अंदर क्या है कि हमारे ही बीएसएफ के जवानों ने 93,964 लाख रुपए की, आप इधर देख लीजिएगा, यहां पर 14 गोल्ड बिस्किट जिनकी कीमत 93 लाख रुपए है, उसकी स्मगलिंग रोकी है और उनको पकड़ा है। अगर आप वही वाली बात है ना, सीआईडी सीरियल देख करके अगर लिंक जोड़ते हो, आपके भी दिमाग में कनेक्टिंग द डॉट्स चलते हो, तो आपको यह खबर रिलेटेबल लगेगी कि हमारे जवानों पर हमला और हमारे जवानों ने 93 लाख रुपए की स्मगलिंग रोकी। इन दोनों खबरों में कुछ तो संयोग है और वो संयोग एक ही दिन कैसे आ गया, यही चीज आज के सेशन में समझनी है। हां, लेकिन इससे पहले आप में से मेरे बहुत से प्यारे मित्र ऐसे होंगे जिन्हें यह लगने लगेगा कि सर बांग्लादेश को आजाद कराने वाले हम थे, जरा उसकी कहानी भी सुना दो। आज मैं इस कहानी को आपको सुनाने के लिए एक बुक रिकमेंड कर दे रहा हूं और वो बुक रिकमेंडेशन जो है वो क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश के नाम से है। ये एफएम पर उपलब्ध है जिसका नाम कुकू एफएम है, जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन पर 2.3 मिलियन
मिलियन से ज्यादा एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं जो कि यहां पर दुनिया भर की किताबें सुन रहे हैं। लगभग 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स यहां अवेलेबल हैं जिन्हें आप प्रॉपर तरीके से सुन सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। इन किताबों को आप मंथली सब्सक्रिप्शन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यहां मंथली सब्सक्रिप्शन 99 रुपीज पर मंथ है, लेकिन पहले मंथ में आप मेरा रेफरल कोड अगर अंकित 50 यूज करते हैं तो मेरा रेफरल कोड अंकित 50 यूज करने पर आपको यह किताब प्रथम माह में 49 रुपीज की प्राप्त होती है, क्योंकि मेरे रेफरल कोड से 50 रुपए आपको बुक के ऊपर कट के मिलते हैं, यानी कि एक तरह से आपको यहां पर गिफ्ट किया जा रहा है। तो यूज माय रेफरल कोड अंकित 50 टू अवेल दिस बुक। मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि इस बुक के अलावा 10,000 और ऑडियो बुक्स हैं जिन्हें आप ना केवल पढ़ सकते हैं बल्कि उनके नोट्स भी बना सकते हैं। स्लीपर मोड, टाइमर मोड आदि यूज करके उन्हें बेहतरीन यूज कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं पूरे 1 महीने के लिए मात्र 49 रुपीज में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको जानकारी को विस्तार से समझाते हैं। साथियों, भारत का एक बार मैप समझते हैं। भारत के मैप को दिशाओं में अगर बांटा जाए तो हमारे सर की तरफ मैप को उत्तर की दिशा माना जाता है। हमारे मतलब नीचे की तरफ अगर पैरों की तरफ हम बात करें तो दिशाओं में दक्षिण, राइट हैंड साइड पर ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड पर वेस्ट होता है। तो चलिए मैप को पढ़ते हैं। तो इधर देखिए, अगर आप इस दिशा को देखें तो इस दिशा को राइट हैंड साइड पर आप ईस्ट के नाम से पढ़ते हैं। चूंकि यह ईस्ट जो सतपुड़ा विंध्याचल जो एरिया है उससे थोड़ा ऊपर की तरफ है, इसलिए इस क्षेत्र को नॉर्थ ईस्ट के नाम से जाना जाता है। अगर हम ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ अर्थ की मतलब इंडिया की बात करें तो यह माना जाता है कि भारत के अंदर ज्योग्राफिकली विंध्या और सतपुड़ा जो रेंजेस हैं उनसे ऊपर का जो भारत है वो उत्तर भारत है। यही कारण है कि इस क्षेत्र को उत्तर पूर्व भारत कहा जाता है। ये देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, आज हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? इस नॉर्थ ईस्ट एरिया की कर रहे हैं। हम जब नॉर्थ ईस्ट की चर्चा करते हैं तो हमें नजर आता है बांग्लादेश हमारे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, जिसको बॉर्डर किया हुआ हमारे कई राज्यों ने। कौन कौन से? जैसे वेस्ट बंगाल आपको यहां दिखाई दे रहा है, ऐसे ही आपको आसाम दिखाई दे रहा है, मेघालय दिखाई दे रहा है, त्रिपुरा दिखाई दे रहा है और मिजोरम दिखाई दे रहा है। अर्थात हमारे जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा होती हैं उनमें जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उनमें एक नाम वेस्ट बंगाल का, दूसरा नाम आसाम का, तीसरा नाम मेघालय का, चौथा नाम त्रिपुरा का और पांचवा नाम मिजोरम का है। आपके दिमाग में सवाल आएगा, यह बात आप क्यों बता रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ कौन से राज्य हमारे बॉर्डर साझा करते हैं? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब यहां से आगे जो बात आपको बताऊंगा वो हो सकता है आप में से बहुत से लोग आज तक जाने ही ना हो। बोले ऐसी क्या बात है? आइए मैं आपको बताता हूं। साथियों, क्या कभी आपने यह विचार किया कि अफगानिस्तान में जहां इतना ज्यादा आज भी आतंकवाद है, तालिबान का जहां शासन है, उनकी कमाई का सबसे बड़ा साधन क्या है? कभी विचार किया? क्या कभी आपने यह विचार किया कि हमारे पड़ोसी मुल्क म्यांमार में जहां सैनिक शासन है, दुनिया भर के सैंक्शंस हैं, दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी या दुनिया का कोई भी बड़ा देश व्यापार नहीं करता, फिर भी यहां की अर्थव्यवस्था चलती कैसे है? तो साथियों, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण होता है और वो होता है पैरेलल इकोनॉमी रन थ्रू ड्रग्स। जी हां, कैसे? आइए मैं आपको बताता हूं। दुनिया के नक्शे में भारत का जो लोकेशन है, जियोपॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिकल जो लोकेशन है, वो ऐसा है कि इसके दोनों तरफ दुनिया के सबसे संवेदनशील क्षेत्र हैं। जहां भारत के पश्चिम क्षेत्र में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान मिलकर गोल्डन क्रीसेंट बनाते हैं, जो कि हेरोइन के लिए दुनिया के सबसे ज्यादा बिक्री के केंद्र के रूप में जाना जाता है। वहीं भारत के पूर्वी किनारे की तरफ म्यांमार, लाओस, ये जो आप देख रहे हैं, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड आपको दिखाई पड़ता है, जिसे आप गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। जरा सोचिए, भारत एक ऐसा क्षेत्र है जहां कानून का शासन है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ म्यांमार है और दोनों ही स्थान एकदम बर्बाद हैं। पाकिस्तान का पड़ोसी और ज्यादा बर्बाद है। इन बर्बादों को जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो एरिया है भारत। क्यों? 2 कारण हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी खरीदने की जो योग्यता है वो भारतीयों की दुनिया में 3रे नंबर की है। जीडीपी में भारत 5वें नंबर का देश है। पॉपुलेशन ऑन पेपर 2025 तक हम नंबर 1 होंगे। टेक्निकली कई जगह तो 2023 में मान लिया गया है।
यानी सब तरह से यह बेहतरीन मार्केट है। चाहे आप अच्छा सामान बेचें, चाहे बेकार सामान बेचें, खरीदारी में हम बहुत आगे हैं। और ऐसी स्थिति में हमारे दोनों ओर जहर बेचने वाले लोग हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा साथियों, जो पंजाब राज्य है हमारा, उस पंजाब राज्य के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन उड़ा उड़ा करके हेरोइंस को भेजने का प्रयास किया जाता है। फिल्म की एक्ट्रेसेस नहीं, हेरोइन ड्रग की बात कर रहा हूं। जब यहां पर यह वाला एरिया है तो कुछ वैसा ही इन दिनों नया एरिया डेवलप हो रहा है हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में। बांग्लादेश से भी भारत में इन्फिल्ट्रेशन करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं अब आपको प्रमाण देता हूं। आइए आइए पढ़ते हैं। यह खबर 2022 की है, जहां पर नॉर्थ ईस्ट में गोल्ड स्मगलिंग कॉरिडोर डेवलप हो गया। यह खबर बाहर आती है साथियों, जानकर आश्चर्य होगा। गोल्ड असल में आपको महंगा क्यों पड़ता है, अगर इसके बारे में जाना जाए तो आंसर है, भारत सरकार उसके ऊपर बड़ी मात्रा में टैक्सेस लगाती है। क्यों लगाती है? क्योंकि असल में गोल्ड आपके ज्वेलरी यानी एक तरह से लग्जरी आइटम है। हर आदमी को जरूरत नहीं है गोल्ड की, जिसके पास पैसा है वो गोल्ड के पीछे दौड़ रहा है। ऐसी स्थिति में बिना टैक्स का जो गोल्ड है वो तुलनात्मक सस्ता पड़ता है। बस यहीं से स्मगलिंग शुरू हो जाती है। एक मूवी थी जिसके अंदर वो अजय देवगन है, वो कौन सी मूवी है, मुंबई के ऊपर, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई करके है। उसमें वो इस लाइन को बहुत अच्छे से कहते हुए पाया गया है, विलन की भूमिका में है लेकिन बोलते हुए पाया गया है, सरकार जिस पर भी टैक्स लगाएगी उसकी स्मगलिंग शुरू हो जाएगी। ये सत्य है। टैक्सेशन में गोल्ड पर लगा टैक्सेशन लोगों को स्मगलिंग की राह दिखाता है। ऐसी स्थिति में जब टैक्सेशन से राहत मिलती है तो वो टैक्सेशन से रहित जो गोल्ड है वो सस्ता पड़ता है। यही कारण है कि हमारे देश में गोल्ड को अन्य रास्तों से घुसाने का प्रयास किया जाता है। आप पूछेंगे वो कैसे? आप विचार करिए कि एक दुकानदार है जिसको गोल्ड आपको बेचना है। मान लीजिए वो लाख रुपए के हिसाब से कोई भी यूनिट पकड़ लीजिए, 10 ग्राम कुछ भी है, मुझे भाव नहीं पता है क्या चल रहा है फिलहाल, उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि 10 ग्राम लाख रुपए का है। लाख रुपए का भारत सरकार के कारण है क्योंकि रोजाना रेट डिसाइड हो रही हैं, लेकिन उसे वो बिना टैक्स के हो सकता है 50,000 रुपए का ही पड़ रहा हो। तो आप सोचकर देखो कितना मार्जिन उसे मिल गया। बस यही कारण है कि स्मगलिंग किया हुआ जो गोल्ड है वो लोगों के लिए बहुत बड़ा बिजनेस बना हुआ है। और उस बहुत बड़े बिजनेस में जिन बॉर्डर से इंडिया में गोल्ड स्मगल किया जा सकता है उनमें बांग्लादेश नंबर 1 पर है। कारण भारत बांग्लादेश के साथ बहुत मित्रवत व्यवहार रखता है। नॉर्थ ईस्ट जो है वो गोल्ड स्मगलिंग कॉरिडोर के रूप में स्मगलर्स के लिए विकसित हो गया है। यह संडे गार्जियन की खबर अगस्त 22, 2022 की देख रहे हैं। गोल्ड स्मगलिंग ऑन राइज अलोंग इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। अगर आप चीजों को रिलेट कर पाए तो सेशन की शुरुआत में मैंने आपको दिखाया था कि हमारे जवानों पर जो हमला हुआ है उस हमले के पीछे का उद्देश्य दूसरे ट्वीट में क्लियर हो रहा है कि हमने 93 लाख रुपए का गोल्ड पकड़ा। ये तो कोई रकम ही नहीं है, इतना गोल्ड यहां से स्मगल होता है। टैक्सेशन में इतनी ज्यादा लाभ, आपको पता है ये बहुत कॉमन चीज है। जैसे मैं आपको ना अपना एक पर्सनल अनुभव बताता हूं। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझें, राजस्थान की जो शराब है ये तुलनात्मक रूप से हरियाणा और पंजाब से महंगी है। क्यों? क्योंकि यहां टैक्सेशन ज्यादा है। और गुजरात के अंदर शराब बिकना अलाउड ही नहीं है, यानी कोई सरकारी दुकान नहीं है। तो स्मगलिंग का क्या सिस्टम सेट होता है कि पंजाब और हरियाणा से सस्ती शराब खरीद के स्मगलर्स राजस्थान को क्रॉस कराते हुए गुजरात में बेचने जाते हैं। और यह एक बहुत बड़ा नेक्सस बनता जा रहा है। सरकार इससे बहुत चिंतित है क्योंकि हमें इससे टैक्स के अंदर लॉस हो रहा है। जो माल हमारा गुजरात में जाता था वो तो जा नहीं रहा क्योंकि इस गुजरात सरकार अलाउ नहीं कर रही है, और इल्लीगल गतिविधियां हमारे राज्य को कॉरिडोर बनाकर हो रही हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही आप यहां देखें, यहां पर संडे गार्जियन की जो आप खबर देख रहे हैं ये गोल्ड के केस में हो रही है। आपको मैं और खबर दिखाता हूं, जरा आप इस खबर के ऊपर गौर करें। नेक्सस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट एंड ड्रग ट्रैफिकर्स स्प्रेडिंग नार्को टेररिज्म इन इंडिया, ऐसा आसाम पुलिस का कहना है। यह नवंबर 2021 की खबर है। सामान्यतया इस तरह की खबरों पर चर्चाएं होती नहीं है नेशनल मीडिया में, इसलिए मैंने एक टाइटल इसी हेडिंग से लिया ताकि आपको असल चैलेंजेस देश की इंटरनल सिक्योरिटी के साथ क्या हैं वो पता चले। आपको लगता है कि चैलेंज केवल चाइना पाकिस्तान बॉर्डर पर है, नहीं भाई,
जो स्मगलिंग है वो देश के टैक्सेशन में बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि असल में हमारी जितनी भी सुविधाएं डेवलप हो रही हैं वो सरकार के द्वारा कलेक्टेड टैक्स के कारण हो रही हैं। अब अगर आप उस टैक्स में ही सेंधमारी कर देंगे, हमारे पास में टैक्सेशन कलेक्शन सरकार के पास नहीं हो पाएगा, तो ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा लॉस देश की विकास को होगा। आप और देखिए खबर। अब इतना ही नहीं, आपने अब तक क्या देख लिया? गोल्ड स्मगलिंग देख ली आपने। दूसरा क्या देख लिया? नार्को टेररिज्म, ड्रग्स की स्मगलिंग देख ली। तीसरी चीज, कैटल स्मगलर शिफ्ट बेस टू नॉर्थ ईस्ट, मवेशियों का भी स्मगलिंग हो रहा है। क्यों भाई? क्योंकि फूड हैबिट्स अगर देखी जाए तो जो एरिया बांग्लादेश का है वो मेजॉरिटी नॉन वेजिटेरियन है। ऐसी स्थिति में कैटल्स को इंडिया से ले जाकर के बांग्लादेश में बेचा जा रहा है, या फिर सस्ती कैटल्स को इधर से इंडिया स्मगल किया जा रहा है, क्योंकि वहां मवेशी और लेबर सस्ता है। ऐसी स्थिति में कैटल्स की स्मगलिंग हो रही है। साथियों, यह खबर पीआईबी के द्वारा है, जिसमें कि कितने कैटल अब तक सीज किए गए वो मैं आपको जानकारी यहां पर दिखा सकता हूं। ज्यादा ब्राइटनेस के कारण शायद आपको दिखाई ना दे, बाद में क्या है कि तैरने लग जाता है। इधर देखिए, 1,68,801 कैटल 2016 के अंदर सीज किए गए थे। बॉर्डर पर पीआईबी की खबर है, जहां पर बीएसएफ ने पकड़े थे कैटल्स की, इतने स्मगलिंग होते हुए पकड़े थे। हालांकि 2020 तक चूंकि यहां पर फेंसिंग का काम हुआ, तो ये स्मगलिंग में जो कैटल्स थे उनकी संख्या घटी है। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए, फरवरी 2023 की खबर देखिए, आप माथा पकड़ लेंगे, सरप्राइज हो जाएंगे। क्या? स्मगलिंग ऑफ हेयर टू चाइना एंड बांग्लादेश थ्रू नॉर्थ ईस्ट। यानी हमारा जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वो बांग्लादेश, एक तरफ म्यांमार, एक तरफ चाइना, इन सबके साथ कनेक्शन के कारण जबरदस्त स्मगलिंग का एरिया बनता चला जा रहा है। और ऐसी स्थिति में वहां की जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। नॉर्थ ईस्ट में भूटान और नेपाल के भी बॉर्डर शामिल हो रहे हैं। जरा विचार कीजिए, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, इतने सारे देशों को हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस मैनेज करने का कार्य कर रही हैं, क्योंकि इस तरफ से भारत के अंदर स्मगलिंग करके ड्रग्स को, गोल्ड को और भी ना जाने क्या क्या मैं दिखाऊंगा आपको, जिन्हें स्मगल करके भेजा जा रहा है। विचार करिए, यह कोई टैबलेट है, जैसे याबा टैबलेट के नाम से जाना जाता है, पार्टी ड्रग मानी जाती है। कई फिल्मों में आपने देखा होगा इस तरह के ड्रग्स को खाते हुए लोगों को। यहां पर फैसेंडिल और इसका सिरप है, वेपन्स हैं, ब्राउन शुगर, हेरोइन, गांजा, ये तस्करी होते हैं हमारे बांग्लादेश बॉर्डर पर। हेरोइन, गांजा और गोल्ड और गाय, यहां पर आप तस्करी होती हुई तस्वीरें देख सकते हैं, जिससे आप इस बात को गहराई से समझ पाएंगे कि किस तरह से यहां पर स्मगलिंग हो रही है और बॉर्डर पर क्या क्या चैलेंजेस चल रहे हैं। तभी तो आपने अगर खबर देखी हो तो वर्ष 2021 में केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा एक नियम के तहत बीएसएफ का जो एरिया या ज्यूरिडिक्शन था वो बढ़ा दिया गया था। कहा गया था कि बॉर्डर के 50 किलोमीटर अंदर तक बीएसएफ लोगों की जांच पड़ताल कर सकेगी, अरेस्ट कर सकेगी, सर्च कर सकेगी, सामान मिल जाए तो उसे सीज कर सकेगी। पहले तक बीएसएफ को यह माना जाता था कि आप बॉर्डर पर रहिए, अगर बॉर्डर क्रॉस करके कोई अंदर आ गया तो फिर उस राज्य के पाले में गेंद चली जाएगी, फिर बीएसएफ का कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन यह चुनौती कितनी बड़ी थी या यह कितना बड़ा संगठित क्राइम था, इसको गृह मंत्रालय ने समझा। संगठित क्राइम कैसे? बीएसएफ की नजर से अगर कोई बचकर चीज अंदर आ गई, सीधा फिर वो स्टेट ज्यूरिडिक्शन में आ गई। अब स्टेट की पुलिस उस पर क्या रवैया अपनाती है? ऐसा हुआ था जब पंजाब के पठानकोट पर आतंकियों का हमला हुआ था, उस समय असल में यही देखा गया था कि बॉर्डर क्रॉस करके आतंकी एक बार अंदर आ गया, फिर वो बीएसएफ की नजर से तो बच गया और पुलिस आंतरिक शांति में पहले ही व्यस्त थी, तो उस आतंकी ने इसका लाभ उठाया। इसे ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने यह निर्णय लिया कि बीएसएफ बॉर्डर से अंदर 50 किलोमीटर तक सर्च, सीजर और अरेस्ट कर पाएगी, जिसका हालांकि बहुत राज्यों ने विरोध किया था। विशेष विरोध पश्चिम बंगाल में हुआ था, जिसमें यह माना गया था कि केंद्र बॉर्डर एरियाज पर अपनी पकड़ करने के नाम पर राज्य के शासन में इंटरफेयर कर रहा है। वास्तविकता यह नहीं थी, वास्तविकता यह थी कि उस जगह स्मगलिंग जो होती है उसे केंद्र रोकना चाहता है, क्योंकि उसकी वजह से बड़ी मात्रा में टैक्स लॉस होता है।
अब मैं आपको चर्चा करता हूं हमारी जो 7 केंद्रीय सशस्त्र सैनिक हैं, पुलिस बल हैं, उनके बारे में मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि आज के सेशन में बीएसएफ की चर्चा है तो अब जल्दी से उसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि आप ये तो समझ गए हैं कि जब बात बीएसएफ की है तो उसका थोड़ा सा आपको अस्तित्व भी पता होना चाहिए। साथियों, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बीएसएफ का गठन हुआ था। गृह मंत्रालय के अधीन यह कार्य करती है। भारत में 7 केंद्रीय सशस्त्र सीमाएं हैं, बल हैं। असम राइफल्स है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है और सशस्त्र सीमा बल है। भारत बांग्लादेश की जो सीमा है उस पर 2.65 लाख सैनिक तैनात होते हैं। भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सीमा पर अंतरराष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करें तो एलओसी और नक्सल विरोधी अभियानों के लिए इन्हें तैयार किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को सरक्रीक विवाद के बारे में बताया था, जिसके बारे में मैंने कहा था कि गुजरात सीमा और पाकिस्तान सीमा के बीच में, गुजरात की पाकिस्तान से अड़ने वाली जो सीमा सरक्रीक है, आपको जानकर आश्चर्य होगा साथियों, हमारे बीएसएफ के जवान सरक्रीक जैसे नमकीन पानी में दलदल के अंदर नंगे पैर उस जगह की निगरानी करते हैं, क्योंकि जूते तो धंस जाते हैं। हमारे बॉर्डर की जो सिक्योरिटी है वो बीएसएफ के द्वारा बहुत मुस्तैदी से और बहुत चैलेंजिंग कंडीशंस में की जाती है। चैलेंजेस क्या क्या हैं? सरक्रीक में जहां नमकीन पानी है, दलदल है, पैर की अंगुलियां गल जाती हैं, वहीं बांग्लादेश बॉर्डर पर खेतों में पूरे टाइम पानी भरा रहता है, क्योंकि वो लो लाइंग क्षेत्र है। पानी पूरी तरह, क्योंकि एग्रीकल्चर में वो क्या बोलते हैं इसको, आपको चावल की खेती वाला क्षेत्र है और बॉर्डर एरियाज में लोगों का निवास स्थान है। ऐसी चैलेंज वाली स्थितियों पर फिर एक तरफ जहां राजस्थान में रेत के धोरों के अंदर वो सुरक्षा करते हैं, तो फिर ऐसे ही वो जम्मू कश्मीर के अंदर हाई टेरेन, जहां पर मतलब ऑक्सीजन की कमी है, बर्फ हमेशा जमी रहती है, वहां पर बॉर्डर की सिक्योरिटी करते हैं। यानी कि जो बीएसएफ के अंदर वर्क प्रोफाइल है वो इतना डाइवर्स है कि अगर एक जवान अपने जीवन काल की नौकरी में अगर चारों प्रकार के एनवायरमेंट टच करके आ गया तो आप समझिए कि उसने पूरी दुनिया का भ्रमण कर लिया। क्योंकि एक तरफ वो दलदल में नमकीन पानी में खड़ा है सरक्रीक में, एक तरफ वो बिल्कुल आम जनता के बीच खड़ा है बांग्लादेश बॉर्डर पर, एक तरफ वो भाई साहब जो है जम्मू कश्मीर के एकदम हाई एल्टीट्यूड एरिया पर खड़ा है जहां पर बर्फ है और माइनस में टेंपरेचर है, और एक तरफ भाई हमारा जवान जो रेगिस्तान में खड़ा है जहां पानी नहीं है पीने का। ऐसी स्थितियों में बीएसएफ के जवान देश की सुरक्षा करते हैं, सलाम है भाई इनको। तो ऐसी स्थिति में बीएसएफ के जवानों को फिलहाल क्या हुआ है, अब मैं आपको वो बताता हूं। तो मैंने आपको बता दिया हमारे बीएसएफ के जवान असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, बंगाल, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तैनात हैं। नक्सल प्रभावित राज्यों में भी बीएसएफ की तैनाती की जाती है। 192 बटालियन हमारे बीएसएफ के पास वर्तमान में है। भारत किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ये जीके का लॉजिक वो है, पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। और भारत के गृह मंत्रालय के द्वारा जब इनका मतलब लास्ट ईयर जो रेजिंग डे था उस पर भी हमने मतलब काफी सारा बीएसएफ के बारे में बातचीत की थी। आइए अब आज के मुद्दे पर आते हैं। फिलहाल जो घटना हुई उसके पीछे की पिक्चर आपके मन में बन चुकी होगी, क्योंकि मैंने आपको एक तो स्मगलिंग बताई, स्मगलिंग से आपके दिमाग में एक पिक्चर तो आ चुकी होगी कि कुछ ना कुछ तो कन्फ्लिक्ट जो है वो स्मगलर्स वर्सेस बीएसएफ का है। लेकिन शुरुआत से अब तक आपका दिमाग यहीं अटका हुआ होगा कि यार फिर भी मेरा जवान चोटिल क्यों हुआ। जवाब ये चाहिए, बाकी सब साइड हटाइए। चोटिल क्यों हुआ उस तक पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले फिलहाल की घटना जान लीजिए कि कहां की घटना थी। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला है। इस मुर्शिदाबाद जिले के अंदर एक जगह है जिसका नाम है निर्मलचर गांव। निर्मलचर गांव में होता क्या है कि बांग्लादेशी किसान फसलों को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने मवेशियों को जानबूझकर इंडिया की तरफ वाले खेतों में छोड़ देते हैं। कुछ इस प्रकार से मवेशी जो हैं वो बांग्लादेश से चलकर, देखिए असल में बांग्लादेश कभी बांग्लादेश था ही नहीं, हमारा तो संयुक्त बंगाल था। बंगाल में पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल विभाजन हुआ कर्जन की दुर्जन नीति से। ऐसी स्थिति में यहां पर जो बंगाल विभाजन हुआ तो जो पूर्वी बंगाल जिसे आज आप बांग्लादेश कहते हैं, वहां से गाय पशुओं को छोड़ दिया जाता है, जानवरों को जीम खाने के लिए खेतों में छोड़ दिया जाता है। इन खेतों से मवेशी को भगाने तक की जिम्मेदारी बीएसएफ के पास है। अब इन मवेशियों को जब भगाने जाते हैं तो ये जो किसान यहां आते हैं, जिन्हें यह नहीं पता कि बॉर्डर एरिया कहां तक है, ये हमारे जवानों से उलझ लेते हैं। जवानों से उलझ लेते हैं, इन्हीं की आड़ पाकर के तस्कर जो है वो दूसरे रास्ते से निकल जाता है।
क्योंकि बहुत बहुत दूरी तक हमारे दो दो जवान तैनात किए जाते हैं। ये जवान जो हैं वो हमारे देश की सीमा की सुरक्षा करने के लिए हमारे तरफ आए जवानों को अगर वो हटाने गए तो तस्कर जो है वो किसी और वेशभूषा में वहां से पार हो लेता है। क्योंकि भारत के संबंध बांग्लादेश से बहुत मित्रवत हैं, तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं है कि हम बंदूक से इन्हें शॉट कर दें। यही कारण है, अब मैं आपके उस मुद्दे पर आ रहा हूं कि हमारे जवान चोटिल क्यों हुए। इसका आंसर यह है कि ग्रामीणों को तो बात करने का या अपनी बात रखने का राइटफुल अधिकार है, क्योंकि वो तो अपने मवेशी की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन हमारे देशों के बीच के मैत्रीपूर्ण संबंध खराब ना हो जाएं, इसलिए बांग्लादेश बॉर्डर पर हमारे बीएसएफ के जवान गन से वॉर नहीं कर सकते, वो केवल डंडा ही मार सकते हैं। यह स्थिति बिल्कुल पुलिस वाली स्थिति हो गई। पुलिस के पास गन होती तो है, लेकिन उसके लिए उन्हें जाने कितने तरीके से ऑर्डर लेने होते हैं। शूट एट साइट वाला ऑर्डर यहां नहीं होता, जो हमारे अन्य बॉर्डर्स पर होता है, चाहे पंजाब बॉर्डर हो, पाकिस्तान बॉर्डर हो, राजस्थान बॉर्डर हो, सरक्रीक बॉर्डर गुजरात हो, जहां पर यह राइट है, वो बांग्लादेश में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बांग्लादेश हमारे साथ में एक मित्र राष्ट्र है। मित्र राष्ट्र होने के नाते हम यहां की सेना के साथ कॉपरेशन के साथ पेट्रोलिंग करते हैं, लेकिन इसी हमारी जो मैत्री है इसका गलत और मतलब बेकार उद्देश्य के साथ पूर्ति तस्कर करते हैं, और हमारे जवान इस चैलेंजेस को, यही कारण है और कोई कारण नहीं। अदरवाइज हमारे जवान के सामने एक जवान 100 पे भारी पड़ता है। इंडियन जवान है, मजाक है क्या? लेकिन व्यवहार दो राष्ट्रों के बीच का खराब ना हो, इसलिए वो किसानों का गुस्सा भी झेलता है। तो अब आप पूछेंगे समाधान क्या है? ये तो आपने परेशानी बता दी। समाधान यही है, सरकारें वहां पर प्रॉपर तरीके से मार्किंग करके बॉर्डर एरिया का निर्माण करें, ताकि कोई भी व्यक्ति उस बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेट होकर आसानी से इधर उधर ना आ सके। प्रॉपर तरीके से मार्किंग हो, बॉर्डर का निर्माण हो। यह एरिया बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत ज्यादा कृषक एरिया है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर बीएसएफ के जवानों के साथ यह घटना होती है। तो यह फिलहाल घटना कहां की है? तो देखो, यह बांग्लादेश रहा, इसके साथ हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहा होगा? मुर्शिदाबाद करके जो जिला है वो दिखाई दे रहा होगा। यह रहा मुर्शिदाबाद जिला, और इस मुर्शिदाबाद जिले को अगर आप देखते हैं तो इस मुर्शिदाबाद जिले के अंदर आप क्या देखेंगे? यह मुर्शिदाबाद रहा, और इस मुर्शिदाबाद में यह एरिया है जिसका नाम है निर्मलचर एरिया। इस निर्मलचर एरिया के अंदर ही आज की जो घटना है यह हुई है, मुर्शिदाबाद नामक जिले के अंदर, ठीक है ना? तो बस इस एरिया को फिलहाल के लिए हमारे जो जवान हैं उन्होंने देखा। अब इतना ज्यादा बॉर्डर पर नजदीक पहुंच करके अगर कोई घटना हुई है तो इसकी पूर्ति करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो केवल एक लाइन में आंसर कि यहां पर बेहतरीन फेंसिंग लगाई जाए, तभी जाकर के स्थितियां सामान्य हो पाएंगी, ठीक है? बीएसएफ ने निपटने के लिए क्या किया इस घटना से? फ्लैग मीटिंग बुलाई। यहां पर जो दूसरी तरफ बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश है, जैसे हमारे यहां पर बीएसएफ है, ऐसे बांग्लादेश के अंदर बॉर्डर गार्ड्स हैं। हमने बॉर्डर गार्ड्स की मीटिंग बुलाई, और बॉर्डर गार्ड्स की मीटिंग बुलाकर उनके साथ फ्लैग मीटिंग की। उन्हें बताया कि ऐसी भविष्य में घटनाएं ना हो, ये एक प्रकार से व्यवहारों को खराब करेंगी, और इन दोनों जवानों ने एक दूसरे के साथ प्रॉपर तरीके से बातचीत की, ठीक है ना? तो स्मगलर्स का अटैक असल में हमारे देश में जो जवान हैं उन पर क्या पहली बार हुआ है? आंसर है जी नहीं। बस चूंकि भारत के बांग्लादेश के साथ व्यवहार बहुत अच्छे हैं, इसलिए हम इन मुद्दों के ऊपर कभी भी चर्चा नहीं कर पाते। चर्चा नहीं कर पाते का मतलब यह है कि यह सुर्खियां नहीं बन पाती, चूंकि ये अटैक जो हैं ये बहुत कॉमन अटैक की श्रेणी में आ चुके हैं। आप अगर पुराने भी अगर न्यूज देखें तो 17 जनवरी 2023 की आप यहां पर खबर देख रहे होंगे, जहां से आप यह समझ पाएंगे कि बीएसएफ के जवान पर 2023 में भी अटैक हुए हैं, जो आप सुर्खियों में देख रहे हैं। ऐसे ही 10 अक्टूबर को भी देख सकते हैं, बीएसएफ के जवान पर 2022 में भी अटैक हुआ है। तस्करी जिन आइटम्स के लिए होती है, इसलिए यहां पर ऐसी हरकतें होती हैं। अटैक होने का बहुत बड़ा कारण क्या निकल कर आया? तस्करी। तस्करी को रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं? तो हमारे बदमाशों से निपटने के लिए हमारे जवानों को प्रॉपर तरीके से स्थितियों को देखते हुए निपटने के चांसेस हो, तो उन्हें अधिकार दिए जाएं कि वो स्मगलर्स पर
कार्रवाई कर सकें, और अगर वेपन यूज करने की इजाजत हो तो और बेहतर है। आप यहां पर एक तस्वीर देख सकते हैं जिससे आपको हमारा बीएसएफ का जवान और इस क्षेत्र को देखने की समझ विकसित हो जाएगी। ठीक है, बीएसएफ और बीजीपी के बीच में 23 फरवरी को भी बैठक हुई थी और उस बैठक के अंदर बहुत ही फ्रेंडली प्रकार से एक मैच भी खेला गया था। आप उस मैच को खेलते हुए लोगों को यहां देख सकते हैं। ये दोनों देश की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ये बहुत मित्रवत तरीके से एक दूसरे के साथ यहां पर रह रही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा के अंदर चुनाव है और त्रिपुरा के सीएम के द्वारा खुद यह बात स्वीकार की गई है कि जब उन्होंने अपना पद संभाला उससे पहले यह लगता था, क्योंकि अभी चुनाव है तो वो अपनी बातें बताएंगे, तो उन्होंने कहा त्रिपुरा में भी गजब तरीके से स्मगलिंग हुआ करता था। त्रिपुरा का उपयोग, क्योंकि बांग्लादेश से बॉर्डर कनेक्टेड है, त्रिपुरा और त्रिपुरा से मिजोरम और पार करा दिया म्यांमार में, तो बांग्लादेश से म्यांमार का एक कॉरिडोर यहां बना हुआ था। तो ऐसा इन्होंने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया है कि बांग्लादेश म्यांमार में होने वाली जो बड़ी तस्करी है उसके लिए त्रिपुरा को एक बहुत अच्छा कॉरिडोर माना जाता था। यानी नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है भारत का, अब वो कितना संवेदनशील है इसे आप समझ सकते हैं। इसके लिए आवश्यक क्या है कि इन विषयों के ऊपर प्रॉपर तरीके से चर्चाएं हो, देश के लोगों के बीच में आंतरिक सुरक्षा के नाम पर इन क्षेत्रों में हो रही जो घटनाएं हैं इन पर चर्चाएं हो। जब आप इनके ऊपर चर्चाएं करेंगे, लोग इनके बारे में प्रॉपर तरीके से अवेयर होंगे, तो फिर यहां से निपटान के लिए सरकारें प्रयास करेंगी। उसी क्रम में मैं आपके सामने आज के इस सेशन को लेकर आया हूं। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह जानकारी पता चली हो। फिलहाल त्रिपुरा के अंदर 27 किलोमीटर एरिया ऐसा है जिस पर अभी भी फेंसिंग नहीं है, जिस कारण से दिक्कत है। बंदूक चलाने का आदेश नहीं है, केवल डंडा फेंक कर मारते हैं, क्योंकि दूसरे देश के साथ भारत के जो संबंध हैं उनका आखिर सवाल है। विचार करिए, इसे कहते हैं देश में अनुशासित सेना, जिसका अधिकार है कि वो देश की सुरक्षा करे और उस अधिकार की पालना में वो खुद तो चोट खा लेती है, लेकिन देश के संबंध खराब ना हो जाएं, अपने ऊपर चोट खाकर भी अपने रिश्तों को बचाए, वो है भारतीय सेना। और गर्व है हमारी सेना पर, हमें, हमारे बीएसएफ के जवानों पर हमें। आज के सेशन पूरी तरह से समर्पित था हमारे बीएसएफ के जवानों को। मेरे प्यारे साथियों, आप इनके वर्किंग स्पेस को और जब जितना अच्छे से जानेंगे तभी आप इनके प्रति बहुत ज्यादा ह्यूज रेस्पेक्ट अपने मन में ले पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो अपने साथियों से जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैंने लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया है, जिस पर जाकर अंकित 50 यूज करके आप 50% डिस्काउंट के साथ में पहले महीने के लिए कुकू एफएम प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आरएनए शुरू हो चुका है हमारे नए चैनल आरएनए बाय अंकित अवस्थी सर पर। मेरे प्यारे साथियों, निवेदन यह भी है, इस वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर पर एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, कृपया करके उसे दबा दें। उसको दबाने का कोई चार्ज नहीं लगता। भविष्य में जब भी हमारे वीडियो आएंगे तो आपको उसके पास सबसे पहले सूचना पहुंच जाएगी। आरएनए शुरू हो चुका है एग्जाम पर्सपेक्टिव से फॉर ऑल एग्जाम्स। हमारे नए चैनल आरएनए बाय अंकित अवस्थी सर पर रोजाना सुबह 9 बजे धीरे धीरे इसे शुरुआत के समय पर लाया जाएगा। पूरी कोशिश चल रही है बेहतर से बेहतर आपको देने की। आज रात को हमने जो आरएनए का एक सेशन डाला था उसकी कटिंग आपको डालकर साझा की जाएगी। आप चाहें तो इस विषय को देख सकते हैं कि आरएनए में किस लेवल का कंटेंट डिस्कस किया जा रहा है। जहां तक बात है एप्लीकेशन की, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको एकेडमी की तरफ से रिफंड आएगा और वो रिफंड इनिशिएट हो चुका है। मेरा उन मित्रों से गुजारिश है जिन्हें एकेडमी की तरफ से रिफंड आने शुरू हो चुके हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे पास स्क्रीनशॉट आने शुरू हो चुके हैं। यही कह रहा हूं, 1 तारीख से हमारा आरएनए बाय अंकित अवस्थी सर जो एप्लीकेशन है, जिसका लिंक भी हमने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहां पर पेड क्लासेस शुरू हो रही हैं। उसके लिए यदि आप चाहते हैं तो अपने रिफंड आए हुए अमाउंट से अब अपना सेशन परचेज कर लें और सेशन की तैयारी करें। यहां पर मैं आपको प्रॉपर तरीके से सभी एग्जाम्स के लिए जो बेसिक स्टेट पीसीएस एसएससी रेलवे डिफेंस के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट हैं, इन्हें प्योर फाउंडेशन लेवल पर डिस्कस करूंगा। 1 मार्च शाम 8:30 बजे से आपकी क्लासेस यहां शुरू होंगी। पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ आप मेरा यह सब्सक्रिप्शन एक्सेस कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।